Yes. Today on 15th of February, date is I am going to take this class and today we will see very basic thing. In fact, I will deal with computer fundamental, you can say. Okay, computer fundamental, and within this we will see how the very basic operation of 2 plus 2 is performed within computer. इसको मैं बाइलिंगुअल मोड में रखूँगा आज, इसलिए रखूँगा क्योंकि जिससे कि ये स्कूल, कॉलेज, यूजी, पीजी, बीसीए, बीई, बीएससी, एमएससी, एमएससी, एमटेक, एमई, जितने भी हैं लोग स्टूडेंट्स, इवन जरूरी नहीं कि कंप्यूटर साइंस के, बहुत बेसिक चीज़ मैं आज बता रहा हूँ आप लोग को कंप्यूटर फंडामेंटल की। मेरे बाकी लेक्चर तो कंप्यूटर नेटवर्क पैरेलल कंप्यूटिंग पर हैं, वो माने बड़े बड़े हैं और उसमें बार बार कुछ चीज़ें फ्रिक्वेंटली आती हैं, जैसे फ्लाइंस क्लासिफिकेशन पढ़े, SISD, SIMD, MISD, MIMD, लेकिन हर जगह मैं बोला था कि बार बार मैं बोलूँगा कि लोड, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, राइट यूज़ होता है। क्यों होता है वो कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना एकदम ज़रूरी है। इसलिए आज मैं हिंदी इंग्लिश मिलाकर आपको बहुत बेसिक चीज़ बताऊंगा, यही चीज़ आपके अप्लाई होती बाद में। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ इधर उधर इंटरव्यू वगैरह लेने, टीचर का, प्रोफेसर का, तो ही पूछता हूँ बस एक क्वेश्चन कि बताओ ये 2 plus 2 कंप्यूटर में कैसे ऐड होता है, तो नहीं बता पाते। PhD वाले लोग भी नहीं बता पाते, मैं बता रहा हूँ। कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो आते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, लेक्चरर या हायर पोस्ट के लिए, वो लोग नहीं बता पाते क्योंकि ये 2 plus 2 ऐड करने में कहानी ऐसी है कि पूरी इतनी मोटी बुक बन जाएगी अगर उसी के बारे में बात करें तो। ठीक है, तो मैं उसको शॉर्ट में, संक्षेप में बता रहा हूँ। आई विल टेल टुडे हाउ 2 plus 2 इज performed within a computer. That is very basic thing I will cover today, and this concept is applied repeatedly in your high performance computing, whether computer networking, parallel computing, computer architecture, everywhere. Whether it is Flynn's classification, microprocessor, multiprocessor, everywhere. And at that time, as students are not knowing this thing, this concept, they come across some difficulty to understand the concept. And the same question I used to ask in the interviews for appointment of lecturers, professors, university colleges. With PhD holder students, they are not able to, most of the time they are not able to answer. That is why this lecture is very important, even for school students, college students, for arts commerce students as well, right? तो मैं केवल चीज़ बता रहा हूँ क्या, 2 plus 2 कैसे होता है केवल। अब डायरेक्टली आपके सिलेबस में है चाहे नहीं, लेकिन इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। क्लियर? तो हम लोग देख रहे हैं 2 plus 2 कैसे होता है कंप्यूटर में। देखिए 5 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, कोई भी ऑपरेशन करना चाहें, फॉर एग्जांपल 2 plus 2 करना चाहें, देयर आर 5 बेसिक ऑपरेशंस बिहाइंड एवरी एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। व्हाट आर दोज 5 बेसिक ऑपरेशंस? वो हैं लोड, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, राइट। कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर में करें उसमें 5 ऑपरेशंस होंगे ही। कौन कौन से 5 ऑपरेशन? एग्जीक्यूट एंड राइट,
यस, वेरी गुड। कौन कौन से? देयर आर 5 बेसिक ऑपरेशंस। ये 5 ऑपरेशन होंगे जरूर, कोई भी चीज आपको करना है कंप्यूटर में तो। वो क्या है? पहला कहलाता है लोड, दूसरा कहलाता है डिकोड, तीसरा कहलाता है फेच, चौथा है एग्जीक्यूट, और पांचवा कहलाता है राइट। ठीक है, दीज आर दी 5 वेरी बेसिक ऑपरेशंस इन माइक्रो प्रोसेसर या मल्टी प्रोसेसर या कंप्यूटर, इवन योर लैपटॉप, मोबाइल, क्योंकि सभी जगह माइक्रो प्रोसेसर है तो सब जगह यही ऑपरेशन है। कंप्यूटर का बेसिक मैं अपने एक अलग कंप्यूटर फंडामेंटल के लेक्चर में बताया हूँ, यूट्यूब में है। उसमें क्या क्या होते हैं कंप्यूटर के अंदर आपको मालूम है? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बाहर। तो ये सीपीयू के पार्ट हैं। सीपीयू के पार्ट क्या क्या हैं? 3, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो जो मेमोरी यूनिट कह रहे हैं अंदर में, इस चीज़ को मैं पूछता हूँ, ये मेमोरी यूनिट क्या? तो लोग बोलते हैं रैम। मैं पूछता हूँ कभी कभी कि भाई हार्ड डिस्क भी हो सकता है, पेन ड्राइव भी हो सकता है क्या? तो जो सीपीयू के अंदर की मेमोरी यूनिट है, मैं यहाँ पे उसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट 1 कर सकते हैं, वो है यूट्यूब में देख सकते हो। उस डायग्राम को मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। मेमोरी यूनिट माने समझ लो, वो मेमोरी यूनिट है रजिस्टर के लिए। वो रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव नहीं है। ये पहला कॉन्सेप्ट, टिप ऑफ द डे। उसमें जो लिखते हैं ना, वो कौन सा है? मेमोरी यूनिट रजिस्टर। माने ये जो सीपीयू बनाते हैं ना हम लोग, सीपीयू के अंदर में हम लोग बनाते हैं, एक होता है क्या? कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है क्या? एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा कहलाता है क्या? मेमोरी यूनिट। ये तीनों मिलाकर आपका बनता है क्या? सीपीयू। एक मिनट, ये ऐसा बनाना था, मैं नया बना दे रहा हूँ फिर से। ये है कंट्रोल यूनिट, ये है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसको हम लोग कर रहे हैं मेमोरी यूनिट। और ये तीनों चीज मिलाकर बन रही है क्या? सीपीयू। ये सीपीयू ही माइक्रो प्रोसेसर है। अब मेरा माइक्रो प्रोसेसर वाला लेक्चर अलग है, दिया हुआ यूट्यूब में। अब उसकी कहानी एक अलग है कि आपका 808, 586, 286, 386, 486, 586, जो आज आपका पेंटियम होता है ना, आज का जो कंप्यूटर होता है वो क्या है? पेंटियम होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसका ईच एंड एवरी माइक्रो प्रोसेसर इज आइडेंटिफाइड बाई ए पर्टिकुलर यूनिक नंबर। जैसे आप लोगों का बोलते हैं ना रोल नंबर है, वैसा माइक्रो प्रोसेसर या चिप आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो क्या बोलेंगे? ये 741 वाली आईसी दे दो, इसकी दे दो, एक नंबर होता है। तो आजकल जो आप यूज़ करते हैं वो क्या है? 80586। ये भी सीपीयू है, माइक्रो प्रोसेसर ही सीपीयू है। और आपके चाहे लैपटॉप है, मोबाइल हो, कंप्यूटर है, सब में सीपीयू है। इवन मोबाइल भी एक प्रकार का छोटा कंप्यूटर ही है। तो सीपीयू जहाँ है उसमें ये 3 यूनिट्स हैं। हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ।
और ये वाली मेमोरी यूनिट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये रैम नहीं है जो कि लोग समझते हैं। ये क्या है? ये रजिस्टर है। अब उसकी भी एक हायरार्की अगर मैं बताऊं तो मेमोरी क्या क्या है? एक है आपका रजिस्टर। रजिस्टर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी लेकिन फास्टेस्ट। उससे बड़ा आप, मैं शॉर्ट में बताऊं तो आप बोल सकते हैं कि कैश मेमोरी बोल सकते हैं। जो कि उससे ज़्यादा है। फिर आप चाहे तो रैम बोल दें, कोई दिक्कत नहीं, रैम है और ज़्यादा। इसके बाद से आप बोल दीजिए कि हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, मैग्नेटिक टेप है, सब कुछ है। तो इस डायरेक्शन में क्या बढ़ रही है? स्पीड और यस कॉस्ट भी बढ़ रही है। एंड इस डायरेक्शन में क्या बढ़ रही है? साइज। इसको क्या कहा जाता है? मेमोरी हायरार्की। इसको क्या कहा जाता है? मेमोरी हायरार्की। एक और बार लिख दे रहा हूं इसको। एनीवे, अपना ये टॉपिक नहीं है आज का, लेकिन मैं इसी थोड़ा सा बताया आपको। ये कहलाता है क्या? मेमोरी हायरार्की। तो हम लोग जो बात कर रहे थे सीपीयू की, वो इट इज दिस रजिस्टर विच वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस बोर्ड। एनी टाइप ऑफ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 यूनिट्स: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। I am not going into the detail of functioning of control unit etc. in this lecture, क्योंकि हमारा अभी टॉपिक मेन वो नहीं है। मैं बताया पहले कि एक पूरी बुक लिखा जाएगी ये 2+2 ऑपरेशन के लिए, अगर सब चीज़ को अगर बताने लगे तो एनीवे हम लोग बात कर रहे थे। तो पहली बात तो आप समझ लीजिए, मेमोरी यूनिट माने रजिस्टर। ये समझ में आ गया? ओके। अब मैं बताता हूं कि लोड क्या होता है। लोड, अच्छा, फिर आप पूछेंगे कि भाई ये रैम हार्ड डिस्क कहाँ होती है? ये सब होती है कंप्यूटर के अंदर। अब कंप्यूटर में लोग क्या बोल देते हैं, जो बॉक्स रहता है ना उसी को सीपीयू। वो तो बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, वो सीपीयू बोलचाल में बोलते हैं। सीपीयू क्या है? उसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर है वो। बॉक्स में तो आपका एसएमपीएस माने पावर सप्लाई यूनिट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वायरिंग है, सब है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपका एक्सटर्नल डिवाइस के बीच में ग्रुप में रैम रहता है, ऑक्सिलरी मेमोरी। आप जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना, सी का या कुछ भी, तो वो कहाँ पर जाता है? वो आप जब रन करते हैं तो रैम में आता है तब। ऐसे तो वो रहता है, मान लीजिए आपने कॉपी में लिख दी, फिर आपने पेन ड्राइव हार्ड डिस्क में रख लिया, ये भी नहीं। अब आपको रन करना है तो आप पहले रैम में लोड करते हैं। रैम में मान लीजिए 10 लाइन का प्रोग्राम था कि अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मान लो। वो प्रोग्राम कहाँ लोड हुआ? रैम में। अभी काम चालू नहीं हुआ है, अभी रैम में लोड हुआ। रैम से एक एक लाइन कहाँ जाएगी? सीपीयू में। तो रैम, अब मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, यू आर गोइंग टू रन ए पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम जो है ना, उससे क्या होगा? एक एक लाइन उठ के कहाँ जाएगी? रजिस्टर में जाएगी। तो इसलिए अब आपका आता है रोल इसका। तो लोड माने क्या होता है? लोड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रैम टू रजिस्टर, ये मतलब है। लोड मतलब क्या हो गया? लोड मतलब क्या हो गया? लोड मीन्स लोड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रैम टू रजिस्टर।
सब बुक में कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। तो पूछते हैं भाई प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है? तो एक्चुअल ये रैम, इस बात रैम और रजिस्टर, अब लोग कोई बोलेगा प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर है, कोई बोलेगा रैम ही प्राइमरी मेमोरी है, कोई पूरा कन्फ्यूज़न है। मैं आपको बताऊं आपके नॉलेज के लिए और जनरल सभी के नॉलेज के लिए भी कि जो इनफैक्ट आपका रैम और रोम है, जो कि पूरी दुनिया में वर्ड चलता है क्या, रैम और रोम। तो बताओ रोम क्या होता है? रोम माने रीड ओनली, रैम माने यही, ठीक है, ये सही बोल रहा है, दुनिया के हिसाब से वो सही बोल रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो रोम है ना, रीड ओनली मेमोरी, उसमें भी मेथड ऑफ एक्सेसिंग वो रैम की समान होता है, मतलब रैंडम। फर्क इतना ही है कि रोम में आप राइट नहीं कर सकते, बस रैम में राइट भी कर सकते हैं, राइट, बस इतना ही अंतर है। तो उस हिसाब से रोम का नाम रैम नहीं होना चाहिए क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम तो उसमें भी एक्सेस होता है। तो मेरे ख्याल से रोम का नाम क्या होना चाहिए, रीड राइट नहीं, रैम का नाम क्या होना चाहिए, ये मेरा एक वर्जन है, यू मे एग्री और नॉट, आप बताइएगा। मेरे ख्याल से तो रैम का नाम होना चाहिए क्या, रीड राइट मेमोरी, और रोम का नाम तब फिर जस्टिफाई हो जाएगा कि भाई ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तब ये कॉन्सेप्चुअली नाम जस्टिफाई होगा। नहीं एग्री कर रहे हैं कि नहीं आप, बताइए, मैं जो बोल रहा हूं सही लग रहा है? क्योंकि आफ्टर ऑल योर रोम, वर्किंग ऑफ रोम, मेथड ऑफ एक्सेसिंग इन रोम is also same as that RAM, because process of accessing in ROM also is random. That is why name of ROM should be, in my opinion, it is also a type of RAM only. So that terminology that it is read only memory is not correct theoretically. Therefore I suggest the name of RAM to be read write memory, because you are able to write also. In ROM only difference is you are not able to write. This is the only difference, isn't it? यही तो डिफरेंस है ना। तो उस हिसाब से कायदे से तो नाम ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये मतलब मैं बताया आपको लोड। लोड मीन्स लोड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रैम टू रजिस्टर। कुछ अगर आप लोग को नींद वींद आ रही हो तो आपको मनोरंजन के लिए मैं एक कुछ थोड़ा सा हट के बता दूं। जैसे पढ़ा रहे हैं ना कोई भी, तो आप बीच बीच में थोड़ा सा रिस्पांस देते रहिए, ठीक है, समझ रहे? रिस्पांस का मतलब आपको एक कहानी बताता हूं मैं। जैसे आप लोग बद्रीनाथ का नाम सुने, केदारनाथ का सुने, ये अमरनाथ का सुने, मानसरोवर का सुने, सुने कि नहीं? तो कहानी ऐसी है कि केदारनाथ की, ये नहीं, अमरनाथ की कहानी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सुन रहे, ठीक है ना? तो ऐसा है कहानी में कि शंकर जी से बोलती पार्वती जी कि भाई आप अमर होने की कहानी सुनाइए। तो शंकर जी बोले ठीक है, सुनाने लगे। कहानी थी लंबी और पार्वती जी को बीच में नींद आ गई, और शर्त ये थी कि आपको सुनना है पूरा। पार्वती जी को नींद आ गई तो वो सुन नहीं पाई, लेकिन उसी गुफा में 2 कबूतर थे, वो लोग सुन रहे थे। और कबूतर की आवाज़ कैसी होती है? आदमी ही ऐसी होती है, हूँ ऐसा बोलता है कबूतर। तो ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ही बोल रहा है। अब बोल रहे थे कबूतर अपने आवाज़ में, ऐसे ही बोल रहे थे। शंकर जी को लगा
कि पार्वती जी सुन रही हैं और वो पूरी कहानी सुना डाले। जब कहानी खत्म हो गई तो पता चला पार्वती जी तो सो गई हैं, तो अमर कौन हो गया? वो 2 कबूतर। और कहा जाता है कि आज भी जो अमरनाथ जाता है ना, तो वहाँ 2 कबूतर दिखाई देते हैं। तो ऐसी कहानी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बीच बीच में आप लोग भी हूँ बोलिए। एस एस वगैरह बोलते रहिए। ठीक है, तो नींद भाग गई भाई। चलो ठीक है। तो मैं बताया आपको लोड, फिर है अगला बताता हूँ आपको डिकोड, यहीं पर बता दे रहा हूँ डिकोड। तो ये देखिए, अब आपसे पूछा जाए, या आपसे क्यों भाई, आप ही लोग को क्यों मैं टारगेट करूं बार बार, ऐसे इंटरव्यू अगर अभी पूछते हैं तो लोड तो ले दे के कोई थोड़ा बहुत ट्राई भी कर लेता है, डिकोड का मतलब तो कोई कभी बता ही नहीं पाता है। कोई भी सब अपने मन से कुछ भी बोल देंगे। फिर अब भाई इंटरव्यू में सामने बैठे हैं तो कुछ तो बोलना है, डिकोड मतलब डिकोड ऐसा बोल देते हैं। तो डिकोड माने समझना, ऐसा बोल देते हैं। डिकोड का मतलब है टू आइडेंटिफाई द यूनिट। क्या? टू आइडेंटिफाई द यूनिट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कि इसी क्लास में मुझको एक मान लीजिए कल्चरल फंक्शन कराना है, अपने अभी अभी वर्कशॉप हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि कोई गाने वाले स्टूडेंट्स मिल जाएं मुझको, सरस्वती वंदना वाले मिल जाएं, या कुछ वॉलंटियर मिल जाएं, रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ स्टूडेंट मिल जाएं। तो मैं कुछ लोगों को सेलेक्ट करूँगा अपने हिसाब से, ऐसे ही होता है ना। तो माने कौन क्या काम कर सकता है उसकी एबिलिटी के अनुसार सेलेक्ट करना, दैट इज डिकोड इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। अब हम लोग पढ़ें, मेरा लेक्चर भी पढ़ा यूट्यूब वीडियो में है, फ्लोटिंग पॉइंट एडर, कैरी सेव मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर अलग एक यूनिट है, एडर एक अलग यूनिट है। अब अगर लगता है इसको सीपीयू को कि भाई ये काम एडर का है, तो एडर को अलॉट करेगा, मल्टीप्लायर का तो मल्टीप्लायर को करेगा, या कोई और जिसका काम जो है उसको अलॉट करेगा। ये काम, ये वर्क, ये क्या हुआ? डिकोड, टू आइडेंटिफाई द यूनिट। और इसके और आपको डिटेल में देखना है तो मेरा माइक्रो प्रोसेसर वाला लेक्चर देखिए, मैं तो कहूँगा जरूर देखिए, उसमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है डिटेल में। पूरा माइक्रो प्रोसेसर, उसमें एंटायर माइक्रो प्रोसेसर इज डिस्कस वेरी मच इन डिटेल डेप्थ इन माई माइक्रो प्रोसेसर यूट्यूब लेक्चर। डिकोडिंग मीन्स टू आइडेंटिफाई द यूनिट विच यूनिट विल परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, दैट इज कॉल्ड डिकोड। ओके, क्लियर? तीसरा आता है फिर फेच। अच्छा, फेच का हिंदी में तो मतलब होता है खींचना, आपको बताऊं मैं डिक्शनरी मीनिंग के अनुसार। चलिए ठीक है, लेकिन फेच का मतलब यहाँ पर जो है, फेच का मतलब अगेन टू ब्रिंग द डाटा फ्रॉम रैम टू रजिस्टर। फेच का मतलब क्या है यहाँ पर? टू ब्रिंग बोले या फेच बोल दे, जो भी है, दी डाटा फ्रॉम रैम टू रजिस्टर। तो आप बोलेंगे पहले तो लोड बताए थे, उसमें भी यही काम है, इसमें भी यही काम है, ऐसा क्वेश्चन उठता है ना दिमाग में। तो लोड और फेच में अंतर क्या है? तो ऐसा है कि
देखिए हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, 2 + 2, जो कि मालूम है अपने को कि 4 है, अपने को इस समय इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि प्लस इज कॉल्ड हियर इंस्ट्रक्शन एंड 2 इज कॉल्ड डाटा और ऑपरेंड। ये 2 प्लस आपका ऑपरेटर है, एक तरह का इंस्ट्रक्शन है, और ये क्या है, ये डाटा या ऑपरेंड है। क्लियर? तो जो फेच है प्रीवियस बोर्ड, ये फेच है क्या चीज़ के लिए, यहाँ पर क्या वर्ड लिखा है, डाटा, मतलब टू ब्रिंग डाटा फ्रॉम रैम टू रजिस्टर, दिस इज कॉल्ड फेच। टू ब्रिंग इंस्ट्रक्शन माने, इंस्ट्रक्शन माने जो प्लस बनाए थे उसको, फ्रॉम रैम टू रजिस्टर इज कॉल्ड लोड। बुक में आपको अलग अलग मिल सकता है, कभी कभी लोड को फेच भी कहा है बुक में। तो होता ये है कि फेच 2 बार आ जाता है। तो मैंने अपना थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया यहाँ टर्मिनोलॉजी, और अपना मैं एक नया बता रहा हूँ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, बुक में थोड़ी वेरी कर सकती है। तो हम लोग जो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा है कि लोड, डिकोड, फेच। तो लोड यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, और फेच कर रहे हैं हम लोग डाटा के लिए। जब ये फेच भी हो गया तो अब आपका आता है क्या, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन विच इज परफॉर्म्ड इन ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU माने एग्जीक्यूशन which is actually performed in, execution is performed in arithmetic logic unit। ओके, अब माने 2 + 2 था, तो प्लस भी आ गया, 2 और 2 भी आ गया, तो बचा क्या, अब ऑपरेट करना है, माने 4। ये कहाँ हुआ, ALU में। क्लियर? अब ALU ये एग्जीक्यूट हो गया, तो उसके बाद भी अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अब आएगा राइट। अब बताइए राइट क्या होगा, अब बताइए राइट ये क्या होगा, ये राइट उल्टा होगा। उल्टा होगा माने रजिस्टर टू रैम, क्योंकि राइट का रिजल्ट कहाँ पर आया, रजिस्टर में। तो ये क्या हुआ, रजिस्टर टू रैम। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तो इसको कहा जाता है, प्रीवियस बोर्ड और जाऊं मैं, ये आपका था ना, ये लोड, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, राइट, दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। एक वर्ड में बोलें अगर, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है, दिस कंप्लीट प्रोसेस is called इंस्ट्रक्शन साइकिल कहा जाता है इसको। इंस्ट्रक्शन साइकिल मतलब क्या हुआ, लोड, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, राइट। क्लियर? तो ये आपको कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको बता दिया, इंस्ट्रक्शन साइकिल, लोड, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, राइट, जो कि कंप्यूटर में परफॉर्म होता है। अब बचता है आगे एक और, लेकिन उसमें जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, मैंने क्लॉक साइकिल वगैरह भी मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग मिल गए हैं तो चलिए बता देता हूँ, ठीक है। तो इसी में बता लेते हैं, अलग से भी बता सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इसी में बता दूँ क्या, चलो इसी में बता देता हूँ मैं, देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और, हाँ, तो देखो होता ये है, लग गया तू,
मैंने आपको बताया कि 2 + 2 = 4 होने में 5 बेसिक ऑपरेशन हैं। क्या क्या? लोड, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, राइट। अब ये 5 ऑपरेशन ये 5 साइकिल में होंगे। कहने का मतलब वी टेक 1 ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड इन 1 साइकिल। 1 साइकिल इज टेकन बाय 1 ऑपरेशन। तो 5 ऑपरेशन के लिए कितने साइकिल हो गए? 5 साइकिल। मतलब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में कितना लग गया? 5 साइकिल। एक इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एक इंस्ट्रक्शन के लिए 5 साइकिल लग रहा है। ये भी मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 5 साइकिल। हो सकता है कि अगर वो बड़ा ऑपरेशन हो तो उसका एग्जीक्यूशन 1 साइकिल नहीं 2 साइकिल 3 साइकिल में हो, जैसे साइन, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल, लॉग, ये सब एक से ज़्यादा साइकिल ले लेंगे। तो 5 साइकिल से भी ज़्यादा ले लेगा। लेकिन एक आइडियल, एक जनरल केस मैं ले रहा हूँ कि एक ऑपरेशन माने 5 साइकिल। क्लियर? तो मतलब ये जो आपका 2 + 2 = 4, अभी तो लोड, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, राइट से हो गया कंप्लीट। बट दिस हैज टेकन दिस, माने ये जो 1 ऑपरेशन है, दिस वन स्टेटमेंट हैज टेकन 5 साइकिल्स। 5 साइकिल लगे मिनिमम, एज्यूमिंग one cycle for each operation. ओके। लेकिन हो सकता है कि जैसा मैंने बताया लॉग वगैरह हैं, कुछ दूसरे स्टेटमेंट एक से ज़्यादा साइकिल भी ले सकते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम में। तो इसीलिए टर्म आया एक MIPS का। MIPS नाम सुना हुआ है? इसका मतलब क्या होता है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। सुना हुआ है नाम MIPS? कहने का मतलब, मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई मान लो आपकी मशीन 1 किलोहर्ट्ज़ की है। आपका जो कंप्यूटर है 1 किलोहर्ट्ज़ होता नहीं है ऐसा, लेकिन मैं मान रहा हूँ छोटा सा एक एग्जांपल 1 किलोहर्ट्ज़। 1 किलोहर्ट्ज़ मतलब कितनी साइकिल होती है इसकी? 1000 साइकिल्स इन 1 सेकेंड। अभी साइकिल का मतलब भी बताऊंगा। तो 1000 साइकिल्स इन 1 सेकेंड। क्लियर? तो बताइए कि ये 1 किलोहर्ट्ज़ वाला जो प्रोसेसर है वो 1 सेकेंड में कितना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर पाएगा? हाँ, 1 किलोहर्ट्ज़ प्रोसेसर will execute how many number of statements in 1 second? Will execute how many number of statements? In 1 second? बताइए कितना होगा? It will be equal to 1000 divided by 5, that is equal to 200 only। मतलब आप लोग का जो स्पीड है that is not only governed by this is called actually clock speed। अब आता हूँ मैं इस पे क्लॉक स्पीड। ये जो 1 किलोहर्ट्ज़ प्रोसेसर ले रहे थे ना,
देखिए मार्केट में आप लोग कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या क्या देखते हैं आप? स्पीड, स्पीड बोले ना, स्पीड माने क्या? स्पीड, जैसे मार्केट में खरीदते हैं आप कंप्यूटर तो क्या क्या देखते हैं उसका? रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर और यस स्पीड। स्पीड बोले तो स्पीड माने क्या स्पीड है? क्लॉक स्पीड है। मार्केट में जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं ना तो जो स्पीड बोलते हैं दैट स्पीड इज एक्चुअली क्लॉक स्पीड। अब बताइए किसको मालूम होगा? ना दुकानदार को मालूम है ना आपको है। दुकानदार वाले भी बोल रहे हैं ज़्यादा स्पीड, आप भी बोल रहे हैं ज़्यादा स्पीड, लेकिन ये स्पीड क्या चीज़ की स्पीड है? दौड़ रहा है, चल रहा है, क्या चीज़ की स्पीड है? ये क्लॉक की स्पीड है। और स्पीडी का मैं तरीका बताया वो MIPS वाला भी, जो अभी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड बोले तो आप मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड बोलें तो वही चीज़ है वो। क्लियर? तो ये अच्छा, आप एक चीज़ और देखिएगा, मार्केट में आप परचेज करेंगे अगर 0.1 से भी स्पीड बढ़ती है तो रेट उसका बहुत तेज़ी से बढ़ता है। रैम से उतना नहीं बढ़ेगा, रैम से थोड़ा सा कुछ 100 या 1000 में, और आप उसको देखिएगा कि क्लॉक की स्पीड बढ़ रही है तो उसका रेट शूट अप करेगा। तो ये कौन सी? इट इज़ दिस क्लॉक स्पीड विच वी टॉक अबाउट जनरली in market, that speed of a computer, speed of a processor. What do you mean by speed? It is clock speed. Clear? Now question arises, what is clock speed? What is clock speed? Clock speed जैसे मैं आपको बताया ना कि ये 5 ऑपरेशन है बेसिक, और एक ऑपरेशन एक साइकिल में होता है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे एक पीरियड लगता है एक सब्जेक्ट का, फिर दूसरा पीरियड लगता है दूसरे सब्जेक्ट का, ऐसे ही होता है ना। तो एक साइकिल में एक ऑपरेशन माने लोड, मैं ऐसा बताऊं अगर इससे, तो ये हुआ लोड, ये हुआ डिकोड, ये हुआ फेच, एग्जीक्यूट, राइट। 5 क्लॉक टिक लगा। मान लीजिए एक सब्जेक्ट की क्लास थोड़ी जल्दी ख़त्म हो गई, माने 1 घंटे की क्लास है 45 मिनट में, तो अगला आपका नेक्स्ट माने 10:30 से 11:30 है, टीचर ने ख़त्म कर दिया थोड़ा 15 मिनट पहले, तो अगला आपका 11:30 से शुरू होगा ना। तो वैसे ही अगर कोई ऑपरेशन लोड, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, राइट आपका एक साइकिल से कम ही में कंप्लीट हो गया तो भी एक साइकिल पूरा रुका रहेगा, इसीलिए इसको बोलता है सिंक्रोनस ऑपरेशन। ईच एंड एवरी थिंग इज synchronized by clock speed. In computer, each and every operation is synchronized with clock cycle. यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। In computer, you can say each and every operation is synchronized with clock cycle. ओके, जितना भी चीज़ है क्लॉक साइकिल से, सिंक्रोनस से, सिंक्रोनाइज्ड है। अब क्वेश्चन जो अपना $1 मिलियन क्वेश्चन है जिस पर बार बार बोल रहे हैं कि क्लॉक साइकिल क्या होता है, और क्लॉक माने तो घड़ी, तो यहाँ कहाँ से घड़ी और क्या ऐसा क्वेश्चन, ऐसा दिमाग में आ रहा है कि नहीं? क्यों भाई, कुछ जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो ये क्लॉक की स्पीड कहाँ से, घड़ी कहाँ से आ गई उसमें? डेट टाइम कौन सी घड़ी है? वैसे तो कहा जाता है कि अपनी एक जैविक घड़ी भी होती है। तो यहाँ पर जो ऐसा है ना कि जो आप खरीदते हैं कंप्यूटर, तो उसमें जो गीगाहर्ट्ज स्पीड रहती है, मान लो
मान लो 2 गीगाहर्ट्ज का आपने प्रोसेसर खरीदा, आपने मार्केट से एक कंप्यूटर खरीदा, वो 2 गीगाहर्ट्ज का है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन 1 सेकेंड 2 इंटू, देखो 1000 किया तो ये क्या हुआ? किलो। एक और 1000 मैं कर रहा हूँ, ये वो मेगा। एक और 1000 किया, ये क्या हुआ? गीगा। नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स आर जनरेटेड। ये मतलब हुआ, जो आप मार्केट से कंप्यूटर खरीद रहे हैं, अगर 2.1 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज जो भी, तो इसका क्या मतलब हुआ? सो मेनी नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स आर जनरेटेड, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स आर जनरेटेड इन 1 सेकेंड। क्लियर हुआ? तो अब मैं इसको थोड़ा डायग्राम से बताता हूं, ये क्लॉक साइकिल क्या है। क्लॉक साइकिल इस प्रकार का होता है, आपको बताऊं, ये क्लॉक साइकिल इस तरह का होता है। ये चलता जाएगा माने, ठीक है, चलता जाएगा माने एक क्लॉक साइकिल ये चलता जाएगा। अब आपका देखिए इतना, ये एक साइकिल कहलाता है। एक साइकिल माने कंप्लीट 360 डिग्री होता है, तो एक साइकिल जैसे सुई चली पूरा एक क्लॉक साइकिल वो हुआ, तो क्लॉक साइकिल माने पूरा 360 डिग्री राउंड कंप्लीट, उसको क्या कहेंगे? 1 क्लॉक साइकिल। तो ये आपका क्या हुआ? ये क्या कहलाए? फर्स्ट क्लॉक साइकिल। फिर इतना, ये क्या कहलाया? सेकेंड क्लॉक साइकिल। देखिए आप अगर बोल दिए कि इतना एक क्लॉक साइकिल है तो गलत हो जाएगा। आप अगर बोलें कि भाई इतना ही है तो ये गलत है। क्लॉक साइकिल ये फिर 180 डिग्री हुआ, यहां तक समझ में आ गया? ये उसमें लगातार जनरेट हो रहा है। अब आपका फर्स्ट क्लॉक साइकिल में लोड का ऑपरेशन हुआ, सेकेंड क्लॉक साइकिल था उसमें डिकोड का ऑपरेशन हुआ, इसी प्रकार से थर्ड क्लॉक साइकिल में फेच का हुआ, फिर एग्जीक्यूट हुआ, फिर राइट हुआ। क्लियर? तो इस प्रकार का एक एक क्लॉक साइकिल लगा। अब डायग्राम से समझ में आ गया? तो ये क्लॉक साइकिल ये कंटिन्यूअस उसमें जनरेट होता रहता है, और ईच एंड एवरी थिंग जैसा मैंने कहा इज सिंक्रोनाइज्ड विथ क्लॉक साइकिल। जैसे आपकी 10:30 से 5:30 क्लास है तो 10:30 से 11:30 उसमें एक सब्जेक्ट, तो टीचर इज सिंक्रोनाइज, सब्जेक्ट इज सिंक्रोनाइज्ड विथ योर पीरियड, तो पहला पीरियड सेकंड पीरियड ऐसा चलता है, वैसे इसमें है। क्लियर? और ये तो हुआ क्लॉक साइकिल का। और जो था थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, गीगाहर्ट्ज के बारे में भी लग गया, तो मैं सोच रहा था एक अलग ही लेक्चर लूं, लेकिन अब लगता है इसी में कवर कर दूं। तो आपका गीगाहर्ट्ज वाला जो था कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उसको ही बता दूं, या किलोहर्ट्ज भी देखे थे पहले। तो ये क्या है? ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। देखिए मैंने आपको कहा 1 किलोहर्ट्ज, एक तो ये क्या सिंबल है? HZ माने ये क्या है? 1 किलो। क्योंकि मैंने बताया कि ये वीडियो स्कूल के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो भी ठीक है। तो ये हर्ट्ज मतलब क्या है? HERTZ, हर्ट्ज। और इसी का मतलब है ये क्या है? 1 किलो साइकिल भी बोल सकते हैं इसको। और इसका क्या मतलब है? ये मतलब है, मीनिंग है। और इसी की क्या मीनिंग है? 1
1000 साइकिल्स इन 1 सेकेंड। क्लियर? ये मतलब है। क्लियर? माने इतना सारा साइकिल वो एक एक सेकेंड में बना रहा है। अब अकॉर्डिंगली अगर मान लो 1 मेगाहर्ट्ज है, 1 गीगाहर्ट्ज है, 1 मेगाहर्ट्ज है प्रोसेसर, तो कितना साइकिल बनाएगा? 1 × 1000 × 1000। 1 गीगा है तो 1 × 1000 × 1000, एक और बार 1000 है ना। माने एक बार बनाए तो किलो के लिए, एक बार मेगा, एक गीगा के लिए। इतना साइकिल एक सेकेंड में जनरेट कर रहा है, माने कितना फास्ट जनरेट कर रहा है, और हर चीज़ उससे सिंक्रोनाइज है, तो ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगी, चीज़ें हो जाएगी ना। तो ये आपका क्या कहलाया? साइकिल टाइम कहलाया। इतना क्या कहलाया? इतना ये क्या कहलाया? साइकिल टाइम, या इसको कहा जाता है टाइम पीरियड। इरेजर, माने यहां से मैं बना दूं, ठीक है, यहीं से ले लो। ये वाला क्या है? पूरा ये 1 साइकिल का टाइम है। इसको क्लॉक पीरियड भी कहा जाता है। क्लॉक पीरियड। अब ये अगर 1 सेकेंड में ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो बट नेचुरल क्लॉक पीरियड कंप्रेस होता जाएगा। तो इसीलिए फॉर्मूला होता है क्या? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 क्लॉक पीरियड। माने फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा है क्लॉक पीरियड उतना ही कम है, रेसिप्रोकल है। और ये आपको हर्ट्ज का मतलब बताया। 1 किलो हर्ट्ज मतलब 1 किलो साइकिल, मतलब 1000 साइकिल्स इन 1 सेकेंड। ये क्लियर है? अब एक और जनरल चीज़ मैं बता दूं, जैसे कंप्यूटर से हट के ये आपका जो लाइट फैन तो चल नहीं रहा है, बंद करवा दिए आप लोग के लिए लेकिन जितना भी लाइट फैन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर में, बाहर में, ऑफिस में, दुकान में होते हैं, वो कितने हर्ट्ज पर चलते हैं? कितने फ्रीक्वेंसी पर? 50 हर्ट्ज पर चलता है। जितना भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है इज ऑन 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब 50 साइकिल्स पर सेकेंड इन एंटायर वर्ल्ड। ये क्या है? इन एंटायर वर्ल्ड एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज। ठीक है, कुछ कंट्री हैं जैसे जापान है, वहाँ पे 60 हर्ट्ज चलता है, अमेरिका में भी। तो ऐसा होने से ये क्या है? ये एक प्रकार का स्टैंडर्डाइजेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अरे भाई ये जैसे आपका मान लीजिए टी शर्ट है 30 नंबर, 32 नंबर, तो कहीं पर भी वही साइज़ का मिलेगा। अब हो सकता है कि आपको 31 नंबर चाहिए तो नहीं मिलेगा ऐसे ही होता है ना। तो वैसे आप लोग ये मैकेनिक वगैरह को देखेंगे, बोलेंगे 2 नंबर का पाना ले आओ भाई, 4 नंबर का ले आओ, तो पूरे इंडिया में कहीं भी खरीदे वही साइज़ का मिलेगा। अच्छा, ये जैसे ये प्लग पॉइंट है, ये वाला दिखा दो। ये क्या कहलाता है? 15 एम्पियर वाला। और वो जो छोटा वाला है ना इस रूम में इधर है, यस, ये 5 एम्पियर वाला, ये 5 एम्पियर वाला,
ये पूरे इंडिया में आप कहीं से भी प्लग खरीद लें, कहीं पर भी लगाएं, लग जाएगा कि नहीं? ये क्या कहलाता है? स्टैंडर्डाइजेशन। आप बनाने को कोई भी साइज़ का बना दें, लेकिन एक पर्टिकुलर साइज़ का बनाया जाता है। इसमें एकेडमिशियन, एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो लोग मिल के कोई भी स्टैंडर्ड बनाते हैं। और यही चीज़ है ISO OSI रेफरेंस मॉडल, जो आप लोग पढ़ेंगे बाद में। OSI रेफरेंस मॉडल, उसमें भी स्टैंडर्ड बनाया गया है। IEEE भी स्टैंडर्ड बनाती है। माने देयर आर स्टैंडर्डाइजिंग बॉडीज इन वर्ल्ड जो कि पूरा एक स्टैंडर्ड बनाती। बनाने को तो आप कोई भी साइज़ का बना दो, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड इसलिए बनाया जाता है जिससे कि इंटरऑपरेबिलिटी हो जाए। इज डन फॉर व्हाट इज कॉल्ड इंटरऑपरेबिलिटी। थोड़ा सा ये हो गया। स्टैंडर्डाइजेशन इज डन फॉर देयर इज ए इंपॉर्टेंट टर्म इंटरऑपरेबिलिटी, जिससे कि इंटरऑपरेबल हो जाए, माने कि स्टैंडर्डाइज किया जाता है ना सब चीज़ों को। नहीं तो पता चला फिट ही नहीं होगा। तो ऐसे ही मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं गया था जापान, तो ये जो मोबाइल है ना, ये 1-2 दिन में ख़त्म, डिस्चार्ज हो गई बैटरी। तो चार्जर लगा ही नहीं उसमें, क्योंकि वो था 60 हर्ट्ज वाला। ये मोबाइल चार्ज ही नहीं हो सकता था वहाँ पे। ये रियल है एग्जाम्पल, मेरे साथ ही हुआ था। सर तो वहाँ का भी है चार्ज? हाँ, यस, वो है ही नहीं इंटरऑपरेबल, वहाँ का भी नहीं होगा, इतना ज़्यादा सेंसिटिव है। फिर कुछ 1-2 और थे इंडियन, वो लोग कहीं से मार्केट से खरीद के ले आए एक कन्वर्टर टाइप का, जो कि आपका उसमें लगता था, फिर कन्वर्टर से इसमें लगाएं, नहीं तो डिस्चार्ज और हो ही नहीं सकता। तो अगर आपका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है तो आप लोग क्या बोलते हैं, ऑड मैन आउट नहीं बोलेंगे, कोई एकदम अजीब ही प्रकार का है, अलग ही है, तो क्या होगा? वो फिट ही नहीं होगा। होगा क्या फिट? कोई भी चीज़ आप, मैं क्यों एग्जांपल दूं, आप ही दे लीजिए कोई भी चीज़ का जो कि एकदम अलग ही चीज़ हो। 10 एग्जांपल आप बना सकते हैं ना, जो कि कॉमन से एकदम अलग हो। बना सकते हैं कि नहीं? कि मैं बना दूं? आप बना लेंगे ना। किसी के लिए भी, किसी भी प्रकार की चीज़ आप एक एग्जांपल हट के ही कोई है, तो वो अच्छा है चाहे खराब है, लेकिन कॉमन नहीं है, तो वो क्या हो गया? स्टैंडर्डाइजेशन से बाहर। तो अपने कंप्यूटर नेटवर्क में भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए, वही आपका 7 लेयर, जो 7 लेयर्स OSI रेफरेंस मॉडल, उसका भी मेरा वीडियो है, हर लेयर का अलग अलग, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर से लेके पूरा एप्लीकेशन तक। तो ये आपको मैं कॉन्सेप्ट बताया इसका, 50 हर्ट्ज वाला भी बता दिया, लोड, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, राइट से हम लोग स्टार्ट किए थे। छोटे बच्चों के हिसाब से भी मैं कवर किया हूँ, कोशिश किया हूँ कि स्कूल स्टूडेंट्स को भी कवर हो जाए, माने समझ में आ जाए। चाहे आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है, और कंप्यूटर साइंस के लिए तो है ही, उनका तो इसके बिना गुजारा नहीं है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस वालों का, क्योंकि हर जगह आता है और लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आगे की चीज़ कहाँ से समझ में आएगी। तो ये मैंने बताया एक छोटा सा एग्जांपल। अब आप चाहे सी का स्कैनएफ लें, चाहे प्रिंटएफ लें, चाहे फॉर स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट लें, मैं तो सबसे सिंपल लिया हूँ यहाँ पे, और उसका एक मैं स्टार्ट किया, लोड, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, राइट। ये CPU का एक डायग्राम मैंने बताया, और इसके बाद से आपको बताया कि लोड का क्या मतलब है, इंस्ट्रक्शन को रैम से रजिस्टर में लाना। फिर डिकोड का मतलब टू आइडेंटिफाई द यूनिट। तीसरा फेच माने टू ब्रिंग द डाटा और ऑपरेंड इनटू द मेमोरी। फिर था एग्जीक्यूट,
और फिर था राइट माने अब रिवर्स है, मतलब रजिस्टर से रैम में ले जाना है। और फिर ये दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। और मैंने ये भी बताया कि बुक में थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बुक में कभी कभी लोड को फेची लिखा हुआ है स्टैंडर्ड की बुक में, दैट इज आल्सो करेक्ट, लेकिन मैंने उसका टर्म इंस्ट्रक्शन के लिए लोड यूज़ किया और डाटा के लिए फेच यूज़ किया। और इसके बाद से मैं आपको बताया कि कोई भी स्टेटमेंट एटलीस्ट 5 साइकिल लेगा, और इसी से मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड MIPS का कॉन्सेप्ट थोड़ा बताया। 1 किलोहर्ट्ज़ माने 1000 साइकिल्स इन 1 सेकेंड। जो मार्केट में प्रोसेसर मिलता है उसमें स्पीड का क्या मतलब है, ये सब बताया। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन 1 सेकेंड, 1000 साइकिल मतलब वो 200 स्टेटमेंट से ज़्यादा एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता, उससे कम ही करेगा। अगर मान लीजिए 1 किलोहर्ट्ज़ प्रोसेसर कोई है तो 1000 डिवाइडेड बाई 5 मतलब होता है 200, तो 200 स्टेटमेंट से ज़्यादा नहीं, उससे कुछ कम करेगा, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शन 5 साइकिल से ज़्यादा भी लेंगे। फिर आपको मैं बताया कि स्पीड, ये क्या क्लॉक स्पीड होती है, और ईच एंड एवरी ऑपरेशन इज सिंक्रोनाइज्ड विथ क्लॉक साइकिल। कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। और 2 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर का एग्जांपल मैंने ले लिया, 2 × 1000, ये आपका किलो में कन्वर्ट किया, ये मेगा में किया, ये गीगा में किया। तो ये होता है कि इतने नंबर ऑफ साइकिल्स आर जनरेटेड इन 1 सेकेंड। और फिर आपको ये डायग्राम एक मैंने बताया, ये डिजिटल सिग्नल था। देखिए सिग्नल ये किसी भी प्रकार का होता है जनरली। एक चीज़ और बता दूं, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं सिग्नल, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे डिजिटल सिग्नल लिया है। तो ये क्या कहलाता है, अब ये कहलाता है साइनूसॉइडल वेव फॉर्म। मतलब इसका इक्वेशन होता है I = I मैक्सिमम। मैं अब इस डिटेल में आज नहीं जा रहा हूँ, sin ωt, मैं उस डिटेल में, अभी आप लोग भी मत जाइए उसमें, इसमें आप लोग मत जाइए, लेकिन जो लोग थोड़ा हायर में जाना चाहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि इसका इक्वेशन होता है इस प्रकार का, I = I मैक्सिमम साइन थीटा। साइनोसाइडल का मतलब होता है साइन थीटा। इसी तरह का को साइनोसाइडल वेव फॉर्म हो सकता है, कुछ भी। तो स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रहता है इसी वेव फॉर्म को लिया जाता है। इसमें भी आपका इतना एक 1 कंप्लीट साइकिल है, ये भी सेकंड साइकिल है, एक्सेट्रा। तो हम लोग यहाँ पे क्लॉक पल्स के टर्म में ये वाला लिए थे। फिर इसके बाद से आपको मैंने बताया कि 1 किलोहर्ट्ज़ का क्या मतलब है, और फिर आपको एक एग्जांपल कॉमन इलेक्ट्रिकल सप्लाई का मैंने दिया कि कैसे होता है 50 हर्ट्ज़ पर जितनी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है इंडिया एंड एवरीवेयर एक्सेप्ट अमेरिका, जापान, तो फ्यू कंट्रीज़, ये 50 हर्ट्ज़ पर यहाँ पर होता है। और 60 हर्ट्ज़ का अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो एकदम अलग ही रहेगा, वो फिट ही नहीं होगा। और थोड़ा सा आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई की बात निकली है, बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो मैं थोड़ा कॉमन इंटरेस्ट है तो मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं बताऊँ कि जैसे आपके रायपुर में यहाँ तक बिजली आ रही है वो कैसे आ रही है, 50 हर्ट्ज़ की बिजली आ रही है ना, 220 वोल्ट पर चलती है जितना आपका ट्यूबलाइट फैन है। तो अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें, हर एक स्टेट का कहीं ना कहीं जनरेटिंग स्टेशन होता है। छत्तीसगढ़ का एक कोरबा में, वहाँ पे NTPC का थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ कोल को बर्न करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। फिर टरबाइन रहता है, फिर जनरेटर रहता है जो कि आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई, कोल को जो जलाने से एनर्जी उत्पन्न होती है उसको कन्वर्ट करता है किस में, इलेक्ट्रिकल में, फिर वहाँ से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ तक आती है। तो वहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि वोल्टेज को बहुत हाई कर देता है। हाई करने से क्या होता है, करंट कम हो जाती है, क्योंकि KVA लिखते हैं ना, तो वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम है, वोल्टेज कम है तो करंट ज़्यादा है। तो वोल्टेज ज़्यादा करने से करंट कम हुई तो एक I² R लॉस कहा जाता है, कॉपर लॉस, वो घट जाता है।
कहा जाता है कि इंडिया में 1/4 एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेस्टेड ओनली इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब 1000 किलोवाट अगर जनरेट हुई मान लीजिए, तो उसमें से कितना 200 किलोवाट वेस्ट हो जाएगी, नहीं कितना होगा 1000 का 1/4 माने 250 किलोवाट वेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए वहाँ से चलती है कोरबा से, आप लोग ट्रेन बस में जाते हैं देखते हैं बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन दिखती है ना, बहुत बड़ी बड़ी, वो ट्रांसमिशन लाइन से हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो रही है। रायपुर आते आते गुड़ियारी में यहाँ का सब स्टेशन है, वहाँ फिर स्टेप डाउन किया जाता है। कोरबा में स्टेप अप किया जाता है, यहाँ स्टेप डाउन, माने वोल्टेज कम किया जाता है, करंट बढ़ाई जाती है, फिर आपकी कॉलोनी तक आती है। तो पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अपने कॉलोनी के बाहर पोल पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ देखे होंगे, उसको पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर कहा जाता है। वहाँ पे और स्टेप डाउन किया जाता है, फिर आपके घरों तक यहाँ तक आती है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज कंप्लीट लेक्चर। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई क्वेश्चन जिज्ञासा हो तो आई विल ट्राई टू आंसर। क्वेश्चन नहीं है किसी को? कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। हाँ हाँ, यस। इंटरऑपरेबिलिटी मीन्स इंटरऑपरेबल। जैसे जावा को भी कहा जाता है ना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, माने वो कहीं पर भी चल जाए। इंटरऑपरेबल माने कि वो चीज़ कहीं पर भी ऑपरेट हो पाए, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ना हो, तो उसको कहा जाता है स्टैंडर्डाइजेशन इज डन फॉर इंटरऑपरेबिलिटी। स्टैंडर्डाइजेशन इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इन एंटायर वर्ल्ड स्टैंडर्डाइजेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। जैसा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डेट होता है ना, तो वैसे वर्ल्ड स्टैंडर्डाइजेशन डे मनाया जाता है। इतना इम्पॉर्टेंट है। हाँ, डे मेरे को याद नहीं है, लेकिन है, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू।